तो क्या न्यायपालिका ही एक बेहतर समाज की स्थापना का एकमात्र रास्ता है? इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो उसके वजह से क्या है, वाइट कॉलर क्राइम बढ़ गया, साइबर क्राइम बढ़ गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा हो गई। आने वाला जो सबसे बड़ा डायजेस्टर है, क्योंकि इसके में हैकिंग भी है। कभी ऐसा हुआ कि कोई केस आप हारे हों और आपको लगा कि वो उसको आप जीत सकते थे? अवस्थी जी, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मेरे से आज तक किसी ने पूछा नहीं। एक ऐसा मैटर हुआ, कुछ पैसे का मैटर था, मेरी गलती से, मेरी प्लीडिंग की गलती से वो केस हार गया। मैंने उस बंदे को ये नहीं बताया भी तू हार गया। कॉम्प्रोमाइज होने के 4 साल बाद एक बार वो मेरे पास आया, फिर उसी फेथ से आया, तो फिर मैंने उसको बताया कि उसमें मेरी गलती थी। तो बहुत बड़ा रिग्रेट है। दोस्तों, एक बार फिर गगन अवस्थी टी एंड टॉक प्लेटफॉर्म, जो देश के विचार को, देश के परिस्थितियों को, देश की दशा को बदलने के लिए बहुत ही शिद्दत से काम कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज इस विषय के एक नॉमिनेंट पर्सनालिटी हमारे बीच में है। परिचय अधूरा ना हो जाए करके मैं परिचय की जिम्मेदारी अमरवीर साहब को देता हूं कि सर, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम अमरवीर सिंह राय है। मैं एज अ लॉयर प्रैक्टिस करता हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, एज वेल एज पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ जी। सो अवस्थी जी, आपने वैसे न्याय का परिचय भी बहुत अच्छा दिया। मैं न्याय जो है, दैट इज़ अ थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जी जी। हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्लियामेंट है, देन जुडिशियल सिस्टम है। Both all the three systems are depends on each other, and there are checks and balances between all these three pillars. न्याय के न होने पे कैसे समाज की का दृश्य आप देखते हैं? आप एक हफ्ते के लिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, पुलिसिंग है, उसको सस्पेंड करके देख लो, आपके सामने नजर आ जाएगा। वी कैन नॉट इमेजिन। We cannot. अभी देख लीजिए, जंगल राज बन जाएगा पूरा। एक हफ्ते के लिए हम पुलिस को सस्पेंड कर दें, जुडिशियल सिस्टम को सस्पेंड कर दें, तो पीपल पूरा कोलैप्स हो जाएगा। पूरा सर खत्म हो जाएगा। पूरे जुडिशियल सिस्टम में या देश के विकास में न्यायपालिका की और वकील की, एडवोकेट की क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, जो वकील है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। दैट इज ही इज द पर्सन जो जिसके कंधे पर जाके कोई पर्सन पहुंचता है, उसको न्याय मिलता है। प्रोसीजर, प्लीडर, वकील है जो पार्टी का प्लीडर है, उसी ने आगे प्लीड करना है, उसी ने जो लॉ की टेक्निकलिटीज है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ लॉ आगे प्लेस कोर्ट के सामने पेश करना है। सो आई थिंक वकील ही है जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम का एक मेन जो है पिलर है। वकील साहब, ये तो समझ में आता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पावरफुल सिस्टम है, इसके बगैर हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी इतनी नेगेटिविटी, एक फ्रेम क्यों बनता है, स्टेट ऑफ माइंड क्यों बनता है, जैसे न्यायपालिका की बात आती है, जैसे वकील की बात आती है? नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव फ्रेम नहीं है। मेरे ख्याल में आपका चश्मा ही ब्लैक है। आप थोड़ा ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनिए। जब किसी को नहीं, जो न्यायपालिका को देखने वाला, जब किसी को कहीं पर न्याय नहीं मिलता तो वो कोर्ट में ही जाता है। फाइनली ये तो डायलॉग भी है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। थोड़ा ट्रांसपेरेंट चश्मा देखिए। तो कोर्ट ने तो जुडिशियल एक्टिविज्म ने तो सुओ मोटो एक्शन लेके इतना ज़्यादा, जो हमारा सोसाइटी में कोई भी बात ऐसी आ जाती है जो न्याय की किताबों में अभी तक नहीं है, तो कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। कोई सोसाइटी जिसमें सोसाइटी को डेंजर होता है तो उसमें रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इसको मैं एक सामान्य स्टेटमेंट लूँ कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं आप कोर्ट में मिलूं? नहीं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं इसको आप समझ सकते हैं। नहीं, आप भी एक पिलर है ना जस्टिस डिलीवर सिस्टम के। थैंक यू। क्योंकि डिप्रेसिव लोग कुछ ऐसे ही बिहेव करते हैं ना, जैसे आपके क्लाइंट्स बोल रहे हैं हमें विश्वास नहीं है कोर्ट पर, तो आपको भी कहना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नजरिया चेंज करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बहुत ट्रांसपेरेंट एंड फेयर जस्टिस सिस्टम है। हमारा जो ट्रायल बहुत फेयर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ड्यूटीज तो चलो है ही, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग, हमारा जस्टिस डिलीवर सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। आप अपने प्रैक्टिस, जो आपने इतने वर्षों तक की एक अच्छा नाम बनाया, वहाँ पे आप कोई ऐसा कोई वाउ मोमेंट आपके जीवन में क्रिएट हुआ? वाउ मोमेंट तो होता है
जबकि कोई होपलेस हो गया हो, जैसे आपने पहले ही बताया, कोई ना कोई बात हो जाती है ऐसे ही कि उसको कहीं पर दिख रहा है भाई मेरे को, मैं पंचायती राज से, पंचायत से कुछ नहीं मिल रहा, प्रोमिनेंट पर्सन से कुछ नहीं मिल कोई रहा, ऐसे पुलिस कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि आपके दिल को केस छू गया? स्पेसिफिकली केस मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ऐसा होता हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है जैसे किसी को जस्टिस नहीं मिला, फाइनली कोर्ट के थ्रू उसके लीगल राइट जो है मिले, पीआईएल के थ्रू मिले, रिट पिटिशन के थ्रू, तो वो वाव मोमेंट होती है, क्योंकि उसमें आप एज एन एडवोकेट नहीं जीतते, आप पार्टी में इतना ज़्यादा इमर्ज हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैंने ये पार्टी का जो न्याय दिवाया है, दैट इज मैं उसका पार्ट हूँ, उस ठीक पार्टी के ग्रीवियंस का पार्ट हूँ। ठीक है, आपने तो आसानी से कह दिया कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आप आंकड़ों से इनकार नहीं कर सकते। केस की पेंडेंसी है, हम उसी पे बात कर लें। इतना लंबा केस है, दिस इज द फैक्ट के 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस हमारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी में हैं, जी। हाई कोर्ट्स में भी इसके और हैं, और आई थिंक अप 70-80 थाउजेंड जो सुप्रीम कोर्ट में है, जी। लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हैं। एक्चुअली क्या है, जब इनेक्टमेंट ऑफ हमारा जो इन्फोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम इन 1952, उसके बाद में सॉरी 1950, तो उसमें जो है तब की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन कितने टाइम्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में हम थोड़ा पीछे हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो प्रोसीजर लेंथी है, सो ये सारी बातें काउंट करके, और सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेशन का, कई बार कोर्ट्स की डायरेक्शंस होती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो फॉर नेक्स्ट हियरिंग, सो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कोर्ट्स आर वर्किंग। क्या पॉजिटिवली हम कुछ कर रहे हैं इसको पेंडेंसी को कम करने के लिए? हाँ, हो रहा है। एक्चुअली एक्शन प्लान सिस्टम सारा कुछ है जिसमें हम पॉजिटिवली इस पेंडेंसी को स्पेशल कोर्ट्स ला रहे हैं। दूसरी बात करें कि गवाहियों की हम बात करें तो पूरे तरीके से हमारा माइंडसेट है आम आदमी का कि गवाहियाँ झूठी होती हैं, आप तो सच को झूठ, झूठ को सच बदलने के मास्टर होते हैं, तो ये नहीं ऐसा नहीं होता, गवाही झूठी नहीं होती। गवाही जो होती है एक्चुअली प्रॉपर प्रोसीजर है, एज पर एविडेंस एक्ट हमें गवाही जो विटनेस है उसको प्रूव करना पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव करना पड़ता है, एंड विटनेस की वेरासिटी होती है, भी उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करते हैं वकील थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ ट्रायल है। विटनेस आता है, दूसरा वकील उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, वट एवर द ट्रूथ कम्स आउट ऑफ दैट, वो जो वर्डिक्ट का हिस्सा बनता है। सो गवाही झूठी तो नहीं होती। अगर गवाही झूठी अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो कोई सजा है जी गवाही को? देखिए, जो हमारा वर्डिक्ट है वो एविडेंस पर बेस्ड है, जो कोर्ट में है उसमें सही गलत का जो फैसला होना है वो एविडेंस बेस्ड होना है। अगर कोई गवाही बाय चांस ऐसी एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो वर्डिक्ट का हिस्सा बन जाती है, इसीलिए अपील्स वगैरह हैं, सारा कुछ है। अभी अमरवीर साहब, मैंने एक मूवी देखी और 2 बार देखी, केसरी। उसमें एक बड़ा फेमस केसरी 2 बड़ा फेमस सा स्टेटमेंट है कि कोर्ट में हार जीत का फैसला होता है, सच झूठ का नहीं। लेकिन आपने पूरी मूवी देखी तो लास्ट में वो बोलता है कोर्ट में गलत और सही का फैसला ही होता है। आई थिंक वो आपने तो 2 बार देखी, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एवरी लॉ स्टूडेंट जो लॉ एस्पिरेंट है सभी को वो मूवी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, फैक्ट पर है। तो मैं नहीं जानता कि बार काउंसिल या आपके प्रैक्टिस के रूल्स आपको कितना अलाउ करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो सामने आते हैं वो दिखाते हैं कि वहाँ पे हार जीत का ही फैसला होता है। नहीं, देखिए वो एक सोसाइटी में लेमैन उसको हार जीत मानता है जी, लेकिन कोर्ट का आप पूरी जजमेंट देखोगे, उस जजमेंट को आप देखेंगे, उसमें जो है सही गलत का फैसला होता है, उसमें एविडेंस को वे किया जाता है, और एविडेंस जिस एविडेंस की वेरासिटी, जिस एविडेंस को प्रॉपर प्रूव ना कर पाए उसको डिस्कार्ड कर दिया, जो प्रूफ हो गया वो एक्सेप्ट एडमिसिबल हो गया, उसी के बेसिस से जज वर्डिक्ट। अच्छा, शायद अपन एक अदालत में अगर संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरी जगह अपील कर सकते हैं। अपील तो है हमारे तो पास, इस तरीके से न्याय हमको अल्टीमेटली मिल सकता है। मिलता है, मिल सकता नहीं, ये मिलता है। ये जो मिथ्स हैं, ये मिथ को से हमें दूर भागना चाहिए, क्योंकि ये मिथ कितनी देर चलेगा। अभी हमारी सोसाइटी का लिटरेसी रेट बहुत है, अभी हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं विदाउट गोइंग थ्रू द फैक्ट्स या किसी चीज़ को सामने ऐसा ही नहीं जी वहाँ तो कुछ नहीं होता, ये जुडिशरी का सिस्टम तो ऐसा ही। एक डिले का फैक्टर है, वो आपने पेंडेंसी के थ्रू मैंने आपको बोला भी 4-5 है बातें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वैकेंसी ऑफ जजेस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ड्यू टू दैट डिले हो जाते हैं ट्रायल, एंड शायद लोगों को फिर लगता है
तो वो तो है ना, जस्टिस डिलेड इज स्टेट। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, फिर विषय में आते हैं, हैवी ना हो जाए। आप वकालत आप बाय डिफॉल्ट आए कि कोई इंस्पायरेशन था, कोई तत्कालिक कोई घटना थी? मिस्टर वसीम, मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। जब जिसका पेरेंट्स लॉयर हो या वन ऑफ द पेरेंट इज लॉयर, वो उस छोटे आजू से ही देखता है वे क्या हो रहा है। बच्चे को क्यूरियोसिटी हो जाती है। मेरे फादर के पास लोग आते थे, उनके पास एडवाइस लेने के लिए, क्लाइंट्स आते थे, थोड़ी साथ में देखते थे तो क्यूरियोसिटी हो जाती है जी। भी ये क्या, मतलब क्या सिस्टम। फादर के साथ हम कोर्ट में जाते थे तो देखते थे भी इधर कैसा सिस्टम चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस किसी अक्यूज को ला रही है, सबसे छोटे होते देखते थे, फर्स्ट टाइम देखना पुलिस ने हथकड़ी लगा रखी, और वो बातें, वो क्यूरियोसिटी एक ना एक दिन फिर पैशन बन गया तो अल्टीमेट फिर इसी फील्ड में आ गए। मतलब पावर, हाँ, ये तो कोर्ट भी है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ लॉयर। बिल्कुल। आपने इस पावर का क्या इस्तेमाल किया? आप क्या कुछ एक लंबी प्रैक्टिस में आपको अगर मैं बोलूं कि आज आपको व्हाट इज इन योर हैंड, इसमें है एक प्राउड तो है ना, पावर है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, कोर्ट में जाके जो किसी को लीड करता हूँ तो उसमें एक प्राउड तो है ना। एक जिसको जस्टिस की उम्मीद है उसको लेके जाते हैं, जस्टिस दिलवाते हैं। इवन जो हमारे पुलिसिंग सिस्टम है, नंबर आप एक्विटल रेट देखिए, तो दैट मीन्स के नंबर ऑफ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड जो पर्सन होते हैं उनको जो वो एक एडवोकेट के थ्रू ही एक्विटल होती है अल्टीमेट। तो जो लैक ऑफ एविडेंस है प्रोसिक्यूशन का, उसको कौन एस्टेब्लिश करता है? वो एडवोकेट करता है। सो एक प्राउड तो है। लंबा समा ये देखा है कि जितने भी क्लाइंट्स जो हैं सेटिस्फाइड होकर मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया, अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई किया। जब आप सोचते हैं, जब आप कोट पहनते हैं या कोर्ट में जाते हैं, पावरफुल सिस्टम और लोगों के बीच में रहते हैं, तकलीफ में पाए लोगों के बीच में रहते हैं, तो उस वक्त एग्जैक्टली क्या फील आता है जब आप कोर्ट में जाते हैं? तो कोर्ट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मेरे ख्याल में, जो मेरे को लगता है कहीं पर भी नहीं हो सकते। यस, उसमें दो पार्टीज हैं, एक सही है और एक गलत है। उसमें दो पार्टी है, एक प्रोसिक्यूशन है, एक डिफेंस है। उसमें दो पार्टीज हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। उसमें दो पार्टीज हैं, दो ब्रदर्स हैं, हेरिटेड जो इनहेरिट प्रॉपर्टी है उसका। तो आपको इतने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप इतना देखते हैं भी ये, मतलब जो मेरे ख्याल में जो हम वैसे घर में चार दीवारी में या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं देख सकते, वहाँ पर बहुत एक्सपीरियंसेस और देने के लिए बहुत कुछ है। आपने एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को जो है एमिकेबली सॉल्व करवा लिया तो आपने एक फैमिली बचा ली। एक बच्चा जिसके ऊपर एक ट्रॉमा, जो उसको स्कूल कॉलेज में ट्रॉमा लगना है, वो सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, वो बचा लिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल आप लोगों का होता है, कोर्ट में जाना, चीज़ों को समझना, प्रोसीड करना, तैयारियों में करना, तो क्या इन चीज़ों के साथ में आपके जो पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस हो जाती है? देखिए अवस्थी जी, ऐसा है कि इसकी प्रेपरेशन और प्रेजेंटेशन दोनों के ऊपर सारा दिन गुजर जाता है। आप एक कोर्ट से निकलते हैं, उसकी पहले प्रेपरेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है। उसकी दूसरी कोर्ट में चले जाते तो उसकी सेपरेट प्रेपरेशन है, सेपरेट प्रेजेंटेशन है। सो इसीलिए जो एक महान यूरिस्ट ने बोला था, लॉ इज जेलस मिस्ट्रेस। तो और हाँ ठीक है, डिफिकल्ट तो है लेकिन हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं। और सेकंड बात यह है, जब आप एक फाइल के साथ जो मर्ज हो जाते हो तो वो फाइल ही आप अपना हेडेक खुद ही उतारती रहती है, क्योंकि उसमें आप इतना इन्वॉल्व है। जैसे कोई भी बंदा कोई गेम कर रहा है, वो उस टाइम से उसका जो डोपामाइन कह लो या उसको जो अंदर से उसका हौसला रहता है, मैंने ये काम पैशन का जो रिजल्ट आना है, जो उस रास्ते का आगे मंजिल पानी है, तो उसमें सारा हो जाता है बंदा उसी में। इस वकालत के हेक्टिक शेड्यूल में या व्यस्त शेड्यूल में क्या फैमिली को बैलेंस किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली किया जा सकता है। नए लोग जो हैं जो नहीं कर पाते या सांस लेने की फुर्सत नहीं कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता सांस लेने की फुर्सत। वो आप अपने साइकोलॉजी के वो कहते हैं, आपके पास लोग आते होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आप क्या नहीं आते? हाँ सारा सामान नहीं, ठीक है। देखो बैलेंस बनाना तो आपके हाथ में है। स्टेट ऑफ माइंड है। प्रोफेशनल जब आप स्टेट में है तो स्टेट ऑफ माइंड में है तो आप प्रोफेशनल बातें होगी, जब आप घर में है तो वहाँ पर घर की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ को ठीक से मैं समझना चाह रहे थे हम और हमारे दर्शक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, तो ये तीन अलग अलग वकील तो वकील होना चाहिए। हाँ,
तो ये 3 कैटेगराइज क्यों हो जाता है? नहीं, वकील तो सेम ही है एक्चुअली। हाँ। उसके पास लाइसेंस है टू प्रैक्टिस इन ऑल ओवर इंडिया, हाँ। एक्सेप्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट के लिए पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पेपर देना पड़ता है। हम्म। हाई कोर्ट और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और किसी भी स्टेट में कोर्ट में कोई भी लॉयर प्रैक्टिस कर सकता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। वो ठीक है, जो हाई कोर्ट में करता है उसके पास एपिलेट वर्क आएगा, रिट पिटीशन आएगी, जो बेसिक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जैसे सबसे पहले हम अपनी जो वहाँ पर हमारी लैंड होगी जहाँ पर हम रह रहे हैं वो वाली कोर्ट को अप्रोच करेंगे, उसके बाद अपील को जाएंगे तो वो अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट की दूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अलग लॉयर वो एंगेज करेगा, दैट इज, बट क्वालिफिकेशन एंड वो सारा सेम ही है। सर, क्या आप नई पीढ़ी को एडवोकेसी या वकील के प्रोफेशन में आने का एडवाइस देंगे, और देंगे तो क्यों देंगे? नहीं, डेफिनेटली नई पीढ़ी को इस प्रोफेशन में आना चाहिए क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है। हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर देखें तो अगर नई अब जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो आपने मूवी की भी बात की तो उसमें भी देखिए तो कृष्णा अय्यर जी जो है ना उनका करेक्टर देखिए, BR अम्बेडकर जी देख लीजिए, महात्मा गांधी सर। सो सभी जो हैं वो अगर उन्होंने लॉ के फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड ऑफ लॉ को समझने के बाद ही हम आगे चल सकते हैं ना। कोई भी हमें मूवमेंट है जहाँ कुछ भी सोसाइटी के लिए रिफॉर्म करने हैं, सो आई थिंक कौन रिफॉर्मर होगा आने वाले पीरियड में, कौन वो जंक्शन से ही निकलेगा ना। अगर महात्मा गांधी लॉ ना पढ़ने जाते, BR अम्बेडकर ना हाँ, पढ़ते इतनी ताकत नहीं पाते। हाँ नहीं पाते आज हम लोग। हाँ बिल्कुल। एक चीज और मैं देख रहा था कि अखबारों से हमको जो दिखता है, हमको लगता है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों आपस में टकराहट सी हमको दिखती है। शायद हम लोग लेमेन हो या वो हो तो नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी एंड पार्लियामेंट चेक्स एंड बैलेंसेस है, ठीक है। तीनों की अलग अलग भूमिका है हमारे जस्टिस डिलीवर सिस्टम में, हमारी डेमोक्रेसी में, या हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स में, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। कोई ऐसा नहीं, तीनों इंडिपेंडेंट भी हैं। तो वो हमको जो टकराहट दिखती है वो क्या दिखती है? मतलब हमको लगता वो है जैसे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो है लग रहा है अभी नेग्लिजेंस है। वो जब कोर्ट का कोई हार्श ऑर्डर आ जाता है शायद उसी से आपको लग रहा होगा, जब कोर्ट कहती है कि विद इन दिस पीरियड इसको इम्प्लीमेंट करो, जहाँ कंपनसेशन है वो अथॉरिटी ने जिसने नहीं किया उसको इतना फाइन ला के उसको, लेकिन वो जरूरी है। अच्छा, एक जहाँ से आपने प्रैक्टिस शुरू की और आज लंबा समय बीता, तो उसमें क्या क्या मोटे तौर पे चेंजेस आपने महसूस किए पॉजिटिव, की कैसे जुडिशरी बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाते चल दी? इंडियन जुडिशरी ने सब कुछ अडॉप्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, IT के मोड जो भी IT के पैरामीटर थे उसको अडॉप्ट किया है, रिक्रूटमेंट हुई है जी, ठीक है। फिर हमारा जो फ्री लीगल एड सिस्टम है उसके लिए स्पेशली सेमिनार्स हुए हैं। तो मतलब पिछले 15 सालों में मैंने देखा है कि जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पर जजेस मोर देन ट्वाइस हो गए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो गया, वहाँ का एप्स आ गई ऑल ओवर जिससे हम घर बैठे बैठे तमिलनाडु किसी पर केस है तो वो चेक कर सकते हैं। तो इंडिया रिफॉर्म्स तो बहुत है, अभी चल भी रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इन डेवलपिंग स्टेज है जुडिशरी तो हो रही है। अच्छा, आपकी पहली फीस कितनी थी वकील साहब? अब ऐसे वकील से फीस नहीं पूछते, आप जब आएंगे आपसे नहीं लेंगे। आपकी जरूरत शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास आने की। अभी तो मैंने सुना कि फीस बहुत है आपकी। नहीं, फीस तो देखिए ये कुछ काम तो प्रो बोनो भी होते हैं जी, प्रो बोनो होते हैं कि कोई फीस देने के वो बेचारा कैपेबल नहीं है तो उसको जस्टिस तो मिलना चाहिए। और ये स्पेशल प्रोविज़न है, ओथ में भी है, हम लोग सपोर्ट करेंगे सोसाइटी की, और फीस आप मत डरिए फीस से। अच्छा, मैं निश्चिंत रहूं कि हाँ, इतनी फीस नहीं है वकीलों की, वैसे आप किसी वकील के पास जाने वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन केस है इतनी नहीं है। हाँ, जहाँ आपका राइट जो इन्फ्लुएंस हो रहा हो, लीगल राइट आपका बनता हो, प्लीज़ जरूर चाहिए जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या जुडिशरी सिस्टम में ऐसा है कि अगर किसी के पास में पैसे नहीं हैं तो क्या उसको न्यायपालिका से कोई वकील मिलता हो या कोई हाँ, चीज़ें मिलती फ्री लीगल एड हमारी सर्विसिंग अथॉरिटी है, उसके लिए पूरा विंग है फ्रॉम जो है लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। तो जस्टिस हम फेयर ट्रायल होना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो व्यवस्था न्यायपालिका से है वो एज इफेक्टिव एज हाँ, नहीं स्पेसिफिकली इवन लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट की हैं और एडवोकेट से अपॉइंट किए हैं, सारे सेमिनार्स लगते हैं,
प्रॉपर एक सीनियर सब जज मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेवल के उनके सेक्रेटरी होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो नहीं, ठीक है, वो लोगों को मिल रहा है, उससे न्याय भी मिल रहा है लोगों, उसके वजह से लोगों को कैंप लगते हैं, कैंप की वजह से जो डरता है कोर्ट आने से वो भी कोर्ट पहुंचता है। अच्छा वकील साहब, हम जब वकालत नहीं थी तो क्राइम नहीं था, लेकिन हमने देखा जैसे जैसे वकालत बढ़ते गई, क्राइम आया, कानून आया, तो ऐसे एक सामान्य उम्मीद की जाती थी कि न्यायपालिका के आने से, लॉ के आने से चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन मुझको दिखता है कि चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। तो क्या न्यायपालिका ही एक बेहतर समाज की स्थापना का एकमात्र रास्ता है? नहीं, देखिए आप ये भी तो देखिए ना, मेंटल डेवलपमेंट कितनी हो गई, इन्फॉर्मेशन कितनी फैल रही है। इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो उसके वजह से क्या है, वाइट कॉलर क्राइम बढ़ गया, साइबर क्राइम बढ़ गई, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बढ़ गई तो उनको हर बंदे को अपना राइट पता लग गया। सो जो इन्फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा जो मेंटली हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, उसकी वजह से जो है लिटिगेशन बढ़ी है और लोग अवेयर हुए हैं अपने राइट्स के लिए। तो जिस जो सेट ऑफ रूल्स है, जो हमारे लॉ हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो पनिशेबल लॉज हैं, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले अवेयर नहीं थे लोग, अभी लोग अवेयर हुए हैं। नहीं, तो न्यायपालिका या कोर्ट और पुलिस ही अंतिम समाधान है? नहीं, समाधान तो एमिकेबली सेटलमेंट है। इवन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इनेक्ट भी हुआ हमारे, इसीलिए समाधान तो ये है, अगर हम घर में बैठ के इसको मैटर को एमिकेबली सेटल कर लें, हम हमारे रिश्ते ना बिगाड़ें, समाज का इतना रोल हो कि अगर किसी का डिस्प्यूट हो तो समाज में बैठ के कर लें, ये समाधान नहीं है। ये एलिगेशंस, क्योंकि कोर्ट में एलिगेशंस लगते हैं, एलिगेशन इज नॉट एन मतलब हाँ जी, एलिगेशन एक बार चलेगी और रिकॉर्ड बन जाएगा। सर, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने अपने अनुभव में पाया कि पहले जिनाइन समस्याएं होती थी, पिछले 10-15 साल से मैं देख पा रहा हूँ कि ईगो की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई है, अहंकार आ गया है। क्या आप भी ऐसा देख पा रहे हैं प्रैक्टिस में कि लोग गुस्से में या छोटी छोटी बात कटने से कोर्ट आ जा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, ये तो है, खास करके मैट्रिमोनियल केसेस में। मैट्रिमोनियल केसेस मतलब पेशेंस लेवल जो है ख़त्म हो रहा है। लोग जो एक मतलब बेडरूम में सॉर्ट आउट हो सकती, उसके बाद जो फैमिली में सॉर्ट, उसके बाद जो सोसाइटी में सॉर्ट आउट हो सकती थी, वो ईगो की वजह से कोर्ट्स में आ रहे हैं। और ये नहीं देख रहे उसके बाद उसका जो बच्चा है वो सिंगल पेरेंट उसको कस्टडी में रखेगा, उस जो वो जाएगा जिस पे, ऐसा केस भी मैंने देखा है मिस्टर अवस्थी के, बच्चा जो है अपने नाना नानी के घर रह रहा है अपने माँ के साथ, उसने अपने पापा का उसको जिक्र नहीं करने देते, वो अपने नाना को ही एक चेहरा देख रहा है। बड़ी बुरी, हाँ, बड़ी मतलब ऐसा है वो आपके पास। तो ऐसे जैसे जो फैमिली डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, तो वो तो एक तो आपको इस प्रोफेशन से घर भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं, और ये संवेदनशीलता भी है, तो दोनों के बीच का संतुलन कैसे स्थापित आप करते हैं? नहीं, देखिए, ये हम एक सोशल एनिमल भी है ना, इंडिविजुअली हमारा राइट भी है। अगर हम लोगों ने इंडिया की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए सोचना है, जो हमारा संवैधानिक बेसिक ऑब्जेक्ट है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए तो हमें ये भी, हम एक उसी फैमिली में हम हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वो तभी है ना, अगर हमारे साथ का समाज भी की डिग्निफाई हो, तो उसी के लिए तो हमें काम तो करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमें सभी को करना चाहिए। हम लोग सोशल एनिमल है, सोसाइटी के लिए तो हमारा पहला फर्ज बनता है। ये तो हमें समझ में आता है कि हमको केले के छिलके उठा के फेंकना है, जानवरों को बेहतर करना है, वृद्धाश्रम करना है। न्यायपालिका में हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे सोशल वर्कर के तौर पे आपके साथ जुड़ सकते हैं। नहीं, हम एनजीओ बना के हम लोग कैंप लगा सकते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं हम पीआईएल में जा सकते हैं, बिल्कुल, जैसे कुछ हमारे लीगल राइट या फिर रिट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो जिसमें मास पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, हम उसके लिए पीआईएल डाल सकते हैं। आप उसमें आप जैसे आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, आपको तो एक सोसाइटी का बेसिक पता चल गया होगा कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है, कोई सोसाइटी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट से आ रही है, कोई सेट ऑफ रूल्स ऐसे हैं, तो उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ बहुत सी नई बातें हमको सर से सुनने को मिली कि हम केवल दूर से ही नहीं, बहुत करीब जाके और न्यायपालिका से एसोसिएट होकर के एक अच्छे रिलीफ की तरफ, अच्छे सोशल कॉज की तरह काम कर सकते हैं। तो आपको दिए हुए नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि कैसे और सर से बातचीत करके उसको कैसे एक प्रॉपर एक शेप दिया जा सके और उस पर हम कंट्रीब्यूट कर सके, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। वकील साहब, आगे बात करने के पहले थोड़ी सी चीज़ें आपकी पर्सनल,
अपने आप को एंटरटेन और रिलैक्स कैसे करते अपने आप को एंटरटेन और रिलैक्स तो है ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग। सो आप जैसे मिस्टर अवस्थी का पॉडकास्ट देख लेते हैं तो हाँ, ठीक है ना, जी। तो हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो है ना, हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो तो ऐसे हर एक की सेम ही होती है ना, वो प्रोफेशनल लाइफ है, उसका प्रेशर जो है पहले कुछ 1-2 साल में होता है, बाद में तो वो रूटीन लाइफ बन जाती है। फिर तो हमने सोसाइटी के लिए क्या करना है, जी, थ्रू आवर पर्सनल लाइफ हमने सोसाइटी के लिए क्या करना है, फिर वो बात है। ये बेसिक कॉज है कि हम सबको मिल करके उस दिशा में काम करें। हाँ, उस दिशा में काम करें। थोड़ा तकनीकी बात की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा केसेस किस सेक्टर में आपको देखने को मिले? सबसे ज़्यादा केसेस तो देखिए प्रैक्टिस में पहले हर्ट केसेस के बारे में जब छोटे होते थे बहुत सुनते थे। अभी हर्ट जो केसेस हैं वो कम है, वाइट कॉलर क्राइम बढ़ा है, जी। प्रॉपर्टी रेट्स हाई होने के वजह से कॉन्ट्रैक्ट से लोग भाग रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वो सिविल केसेस उस और किए हैं, उस और आए हैं, और फिर मैट्रिमोनियल केसेस राइज हुए हैं। जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और नए नए लॉ इनैक्ट होते रहते हैं, है ना। जैसे ये सीनियर सिटीजन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। सीनियर सिटीजन एक्ट में किसी ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, उस एक्ट में उनको रिलीफ मिला, पेरेंट्स को वो वापस ले सकते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा में कंपनसेशन आई, रेजिडेंशियल ऑर्डर्स आए, तो वो ये घरेलू हिंसा पे मैं थोड़ा विशेष बात करना चाह रहा था, क्योंकि भले ही हम कागजों पे हम देखें कि महिलाएं बहुत आज़ाद हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लेकिन मैं करीब से देख पाता हूं कि अभी भी द वे ऑफ टॉकिंग, वो रिस्पेक्ट जो एक महिला को मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ महिला को मिलना चाहिए, वो उसमें मुझे कमी नज़र आती है। नहीं, ये है बेसिकली। चलो, इसका एक पार्ट ये भी है कि ये मिसयूज़ भी हो रहा है। जी। ये मिसयूज़ भी हो रहा है, खास करके जो अच्छी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन हैं, जिसमें अच्छे रिसोर्सेज हैं जिस सिटी में, वहाँ पर क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो मिसयूज़ करती हैं। लेकिन जहाँ पर रूरल एरियाज़ है वहाँ पर हो डोमिनेटिंग। सर, एक महिला अगर पीड़ित है या बच्चा पीड़ित है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसे कहाँ उसको जाना चाहिए अपने रेमेडीज के लिए? अगर महिला जो पीड़ित है, वैसे तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं हमारे जी। लोकल, जो उनके वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो महिला को डोमेस्टिक वायलेंस पे, वो कोर्ट के पास प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देता है, वो डीवी एक्ट के अंडर मैजिस्ट्रेट है, रिस्ट्रेन ऑर्डर पास कर सकता है वो, ताकि वो जो नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं, अभी आपने इधर नहीं, इनको सेपरेट पोर्शन देना है जो वो, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास अंडर डीवी एक्ट, मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास हम सेक्शन 12 में डीवी एक्ट की पिटीशन डाल सकते हैं। एंड स्पेशल जो सेल बने हैं, पुलिस स्टेशन बने हैं, वुमेन सेल, वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। नशा जो है वो एक बड़ी पूरे राष्ट्रीय स्तर की भी समस्या है, पंजाब को लेके थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है। तो नशे को दूर करने के लिए या नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जुडिशरी हमारी कैसे मदद कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं। जो नशा ड्रग अब्यूज़र है, वो ड्रग अब्यूज़र एक ड्रग ही नहीं है, वो एक बीमारी से जूझ रहा है। ड्रग जो है वो एक बीमारी है, वो एक हैबिट से ज़्यादा एक बीमारी बन जाती है जी। वो एक डिजीज़ है। उसको डिजीज़ को जो है, आप जैसे मनोवैज्ञानिक और हेल्थ केयर सिस्टम, उस सारे को जो कोर्ट में है, कोर्ट में तो देखिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं हमारे एनडीपीएस के, जिसमें बाइफरकेट किया है स्मॉल क्वांटिटी, नॉन कमर्शियल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी के लिए तो इतना है, उसमें ना तो बेल का जो है प्रोविज़न है, बेल की प्रोविज़न ये है कि 37 में वो बेल जो सेक्शन है एनडीपीएस का, बेल के लिए स्पेशल रीज़न देने होंगे अगर स्पेशल कोर्ट उसको बेल देती है। सो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, लेकिन लॉज वो एक जो डिसीज़ है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको जो है हेल्थ केयर सिस्टम और आप बेटर टैकल कर सकते हो। साइबर क्राइम एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। तो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करता हूँ कि साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, लेकिन बदनामी का जो डर होता है कि नाम सामने आएगा, वीडियो सामने आएगा, ये इससे कुछ रिलीफ है इसमें? देखिए, ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट को देखने चाहिए। ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसे आ रहे हैं, और यंगस्टर जो हैं वो ऐसी ऐप भी है कि मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं नंबर कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। ऐसी ऐप भी है, भी आपका ओटीपी मेरे पास आ गया तो मैं सारा काम। सो साइबर क्राइम बहुत बड़ा इशू है। इससे तो जो हमारी न्यायपालिका कैसे खड़ी रहती है साइबर क्राइम के खिलाफ? विद द पैसेज ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्ट हुआ,
और जो नए हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उसमें भी साइबर क्राइम के अगेंस्ट प्रोविजंस हैं। साइबर क्राइम बहुत बड़ा इशू है, इसको अकेले जुडिशरी नहीं, इसको हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट के और जो हमारी एनजीओज हैं उस सभी की मदद से कवर करना, और आने वाला जो सबसे बड़ा डाइजेस्टर है, क्योंकि इसके में हैकिंग भी है। पूरे देश को खड़ा पूरे देश के हाँ पूरे खड़ा देश को होना खड़ा पड़ेगा इसकी लड़ाई लड़नी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को तो देखिए, जितने हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग अब्यूज़, वो बहुत बुरी लत है। मैं तो इसको बोलता हूँ ये डिजीज़ है, ये बीमारी है। अगर किसी को बीमारी लगी है तो वो अपना इलाज करवाए। और सेकंड थिंग जो है एजुकेशन, अगर हम एजुकेट हो गए तभी हम लोग अपने जो है कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी बहाल रख सकते हैं। एजुकेशन जो है, बिना एजुकेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड द थर्ड थिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल। हमारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर केवल हमारा अपने आप के लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी एसोसिएशन के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। वो आपने थोड़ी देर पहले मेरे चश्मे को ब्लैक कर दिया था, मतलब आरोप लगा दिया नहीं था। लगा था मेरे को भी, आपने कहा जुडिशियल सिस्टम तो नहीं, ऐसा नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो मैंने कहा फिर शायद आपका चश्मा बाहर जाते हुए आप चश्मा। उसी में आता हूँ कि अगर लोगों के चश्मे ब्लैक हैं या जीवन के किसी भी फील्ड में आदमी नेगेटिविटी किसी भी परिस्थितियों में है, तो आपको कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, जो कोई भी आदमी जो किसी नेगेटिविटी का शिकार हो गया है, बेसिकली लॉ तो जो है वो तो प्रिवेंटिव और पेनल एक्शन है और राइट्स को दिलवाने के लिए है। मेरे ख्याल में वो आपका मैटर ज़्यादा है जी। हाँ, जो अगर वो किसी ऐसे का शिकार हो गया है, वो आप जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है उधर। नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिविटी जुडिशियल सिस्टम से नहीं आती, वो उसका पर्सनल बिहेवियर है, उसका मेंटल बिहेवियर है, स्टेट ऑफ माइंड है उसकी। स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकलना है, ये तो आदमी घर से देखे, क्योंकि वो उसकी बिलीफ किस में है, किस में वो बिलीव करता है, और नेगेटिविटी का कॉज क्या है। अगर कोई डिस्कॉर्ड है, मैं तो पहले ही बोलता हूँ, जब तक हमारे मैटर एमिकेबली सेटल हो रहे थे तो हम लोग इतने डिप्रेसिव और नेगेटिविटी के शिकार नहीं थे। वो तभी हुए ना जब हमारे पास लीगल राइट हो, तो मैं अभी कोर्ट में जाऊँगा, आई सू यू। सर, मैं आपसे जो अभी ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, यूजुअली ये क्वेश्चन अलाउ होता नहीं है, लेकिन मैंने आपकी जो सेंसिटिविटी देखी, जो मैंने एज ए साइकोलॉजिस्ट महसूस किया, मैं उसका आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उत्तर देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई केस आप हारे हों और आपको लगा कि वो उसको आप जीत सकते थे, कुछ मिस हो गया प्रोसीडिंग में या कुछ अपीयरेंस में? अवस्थी जी, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मेरे से आज तक किसी ने पूछा नहीं, मेरे दिल के बहुत करीब है वो बात जी। एक ऐसा मैटर हुआ, कुछ पैसे का मैटर था, मेरी गलती से, मेरी प्लीडिंग की गलती से वो केस हार गया। मैंने उस बंदे को ये नहीं बताया भी तू हार गया, मेरी गलती से अपील फाइल कर दी। तो मेरे हर बार मेरे मन में रिग्रेट रहता था। उसको जितनी सपोर्ट फाइनेंशियली कर सकता वो कर दी, फीस वगैरह में कर दी या वैसे, लेकिन रिग्रेट का रहता था भी ये केस ये मेरी वजह से हारा है। उसमें क्या होता है भी साथ वाले एडवोकेट के पास जाएगा, वो बता देगा तो कोई बात, बता देगा तो फिर कोई बात होगी तो ठीक है, क्लाइंट गया, लेकिन उस क्लाइंट का ट्रस्ट फिर भी मेरे ऊपर इतना था, उसने अपील भी मेरे से फाइल करवाई। तो इन द मीन वाइल सर्कमस्टेंस से जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज़ होने के 4 साल बाद एक बार वो मेरे पास आया, फिर उसी फेथ से आया, तो फिर मैंने उसको बताया कि उसमें मेरी गलती थी। बहुत बड़ी बात। वो 7 साल बाद, 3 साल बाद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जब डिसमिस हुआ उसके बाद 4 साल फिर बीत गए, मेरे अंदर मन में वो बात रही। फिर मैंने उसको बताया भी नेक्स्ट टू मेरे साथ चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता, लेकिन वो मेरा फॉल्ट था। वो बहुत बहुत बड़ा रिग्रेट है। बहुत बहुत बड़ी बात है जो आपको वकील से ऊपर एक इंसान के तौर पे इस्टेब्लिश करती है। और दोस्तों, प्रोफेशन से बड़ा इंसानियत होता है, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। सेंसिटिविटी, भावुकता, संवेदनशीलता, ये जीवन में सक्सेस का एक बड़ा पैरामीटर बनाती है। तो थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ शेयर की। यहाँ पे एक और बात इससे जुड़ती है कि आप पूरी कोशिशों के बावजूद भी अगर केस हारते हैं तो अगले दिन वापस कोर्ट में जाने का क्या इंस्पायरेशन रहता है? क्योंकि नेगेटिविटी आती होगी कि मैं नहीं, उसके लिए अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऐसे ही बनानी पड़ती है। वो स्टार्टिंग से ही मैं एवरी यंग लॉयर को बोलता हूँ और लॉ एस्पिरेंट जो स्टूडेंट है उनको ही बोलता हूँ, द वर्डिक्ट का जो रिलेशन है वो जज और क्लाइंट का है जी। आपने तो अपनी बेस्ट एफर्ट्स देनी है,
आपने जो मैंने पीछे आपको बोला, आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए जो मेरी वजह से जी आपने अपनी बेस्ट एफर्ट दे दी। वो जज ने उसको वे कैसे किया, उन्होंने अपना माइंड अप्लाई कैसे किया, वो क्लाइंट का है। वो क्लाइंट और जज, हमने अपनी प्लीडिंग पूरी करके फाइनल आर्गुमेंट करके हम तो बाहर आ गए। जी। उसके बाद तो नया केस देखना है, नया एपिसोड में जाना है, नई कोर्ट में जाना। अच्छा, नई शुरुआत। नई शुरुआत। हाँ नई बिल्कुल शुरुआत। सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि सूरज चाहता तो पूरे समय स्थिर रहता, स्थिर रहता। लेकिन सूरज भी मैसेज देता है कि हर दिन उगना है, हर हाँ। दिन जिंदगी की नई शुरुआत शुरुआत करनी है। करनी ठीक है। है। एक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में प्रश्न था, ये न्याय अंधा होता है, ये क्या है? नहीं, न्याय अंधा नहीं होता। अंधा तो- वो इसके लिए है कि वो पर्सनैलिटी नहीं देखता, वो न्याय ने एविडेंस के बेस पर जस्टिस का। अच्छा, वो सेंस है। और तो ठीक है, वो थोड़ा आप फिल्में ज्यादा देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ, फिल्में देखता हूँ। ठीक है, बढ़िया। मैं अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारे दर्शक भी आपकी पावर तो देख लिए, जुडिशरी की पावर देख लिए, आपके वकालत की पावर देख लिए, कहीं तो डरते होंगे आप, कोई तो कटघरे में खड़ा करता होगा आपको घर में। घर में ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर किसी के पास है, आपके पास भी होगा। हाँ, जिसका आंसर तो सभी है। तो दोस्तों, इस पूरे संवाद को देखा, बहुत सारी लर्निंग थी, बहुत सारे मैसेजेस थे, बहुत सारे आगे चलने के रास्ते थे जिसको वकील साहब ने हमारे सामने रखा और हम एक क्लियर प्रोस्पेक्टिव बना पाए। तो इस सब के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए वकील साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर टी एंड टॉक के एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात होगी और चाय के चुस्कियों के साथ में हम हंसते खेलते देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वसी जी, थैंक यू वेरी मच।